आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये पेज 206 के प्रश्नों को देखना है। पेज 206 के प्रश्नों में 15वां प्रश्न है और ये प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंब यानी वस्तु का आकार बराबर 7.0 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u बराबर 27 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये वस्तु चूँकि दर्पण के बाईं ओर स्थित होगी इसलिए u का मान 27 मान लिया गया है। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर होती है, इसलिए इसको भी ऋण मान लिया गया है। तो ये फोकस दूरी ऋण f बराबर 18 है। यहाँ पर फोकस दूरी तथा वस्तु दोनों ही दर्पण की बाईं ओर स्थित हैं, इसलिए इन दोनों को ऋण माना गया है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पर्दे में। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कहें या चाहे पर्दे की दूरी कहें, वो भी बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ दर्पण सूत्र से 1/u धन 1/v बराबर 1/f, 1/u धन 1/v बराबर 1/f। तो 1/u की जगह 1/27, 1/27 धन 1/v बराबर 1/18। तो 1/v बराबर 1/18 धन 1/27। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। ये 27 और 18 का लघुत्तम लेंगे, ये 54 आएगा। 18 2 36, 18 54, 54 एकम 54, ऋण 3 आया। 3 एकम 3 तो ऋण 3 और 27 दूनी 54, 2 आया, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, ऋण 1 बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण 1/54। तो 1/v बराबर ऋण 1/54। तो इसलिए ऋण v बराबर त्रिया गुणा कर दिया तो ऋण v बराबर 54, तो v बराबर ऋण 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ऋण 54 सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर दर्पण के ध्रुव से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के बाईं ओर दर्पण के ध्रुव से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल गई। अब माना प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करना है। तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो इसलिए m बराबर h डैश बटे 7। पुनः आवर्धन का सूत्र उसके दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के रूप में पुनः आवर्धन m बराबर ऋण v/u। तो यहाँ पर m बराबर, इसका मान हमने अभी निकाला है, v का मान ऋण 54 अभी हमने निकाला है। तो यहाँ v बराबर ऋण 54, तो ऋण पहले से भी है यहाँ पर, तो ऋण 54 अब बटे u बराबर ऋण 27 है, तो ऋण कट गया। तो इसलिए m बराबर ऋण 54/27, m बराबर ऋण 54/27। तो इसलिए m बराबर 27 एकम 27, 27 दूनी 54। तो इसलिए m बराबर ऋण 2। m बराबर ऋण 2। तो इस प्रकार 1 तथा 2 से, इस प्रकार से 1 तथा 2 से, 1 और 2 से, 1 से 2 से m बराबर ऋण 2 है और 1 से h डैश बटे 7 है। त्रिया गुणा कर देंगे तो इसलिए ऋण 2 गुणे 7 बराबर h डैश। तो इसलिए h डैश बराबर ऋण 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रतिबिंब की साइज h डैश बराबर 14 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की साइज एच डैश बराबर ऋण 14 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर एच डैश का मान ऋणात्मक है। एच डैश का मान ऋणात्मक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। इसके बाद इसका 16वां सवाल देखेंगे। इसके 16वें सवाल में उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण 2d है और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ माना लेंस की फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता p बराबर ऋण 2d। तो इसलिए लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे फोकस दूरी मीटर में बराबर 1 बटे या फिर मीटर में है। तो क्षमता ऋण 2.0 बराबर 1 बटे एफ। तो ये गुणा कर देंगे तो ऋण 2.0 एफ बराबर 1। तो इसलिए एफ बराबर 1 बटे ऋण 2.0। अब 1 में ऋण 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा ऋण 0.5 मीटर। इस प्रकार से ये आएगा ऋण 0.5 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर। चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है इसलिए ये बराबर हो जाएगा ऋण 0.5 गुणे 100 तो बराबर ऋण 50.0 सेंटीमीटर। तो इसलिए फोकस दूरी एफ बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकस दूरी एफ बराबर आई ऋण 50 सेंटीमीटर। तो इसलिए चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है यहाँ पर चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः यह अवतल लेंस है। फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए अवतल लेंस है, यानी कि अपसारी लेंस है। इसके बाद इसका 17 है। 17 में लेंस की क्षमता P दी हुई है। लेंस की क्षमता P बराबर धन 1.5d। लेंस की फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है। तो इसलिए लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी मीटर में बराबर 1 बटे f मीटर में। लेंस की क्षमता धन 1.5 बराबर 1 बटे f। तो ये गुणा कर देंगे तो 1.5 f बराबर 1। तो इसलिए f बराबर ये गुणा हो गया, इसका दशमलव हटा दिया तो 1 गुणे 10। तो ये दशमलव हट गया तो यह 10 एकम 10 बटे 15। तो ये आ गया 2 बटे 3। 2 में 3 का भाग लगाया तो दशमलव, भाग में पहुँचे लब्धे शून्य। तो दशमलव के बाद 1 शून्य बढ़ा तो 20 हुआ। तो 3 18, फिर 2 बचा 20 हुआ। 3 18 आता जाएगा, संशोधित कर दिया तो 0.67 मीटर। इसलिए फोकस दूरी धनात्मक है। चूँकि यहाँ फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए यह उत्तल लेंस या अपसारी लेंस अभिसारी इसलिए फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए यह उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा। तो इस प्रकार से ये हमने सवाल देखा। अध्याय 10 इसके पहले का जो वीडियो है उसमें भी जो सवाल लगाए गए हैं वो पेज 206 के हैं। इसके पहले के वीडियो के सवाल 2.6 पेज के हैं। उसमें शायद पेज नंबर नहीं लिख पाए। और इस प्रकार से ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का अध्याय पूर्ण होता है। प्रकाश वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ पदार्थ है। आदिकाल से ही प्रकाश को लेकर मानव की जिज्ञासा और उसके संबंध में खोजने की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि आज जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वो केवल सूर्य के प्रकाश से ही संभव है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो किसी भी वस्तु को दृश्यमान या देखने लायक बनाने का जो काम है वो
सूर्य का प्रकाश करता है, प्रकाश ही करता है। प्रकाश में ही वो क्षमता है जो किसी वस्तु को हमें दिखा सकता है। हमारे आँख से हमारे आँख से निकलने वाली किरणें, कोई भी प्रकाश की किरण हमारे आँख में आती है और आँख से जाती है उस वस्तु तक, और हमारे आँख से जाने वाली प्रकाश की किरण जब उस वस्तु पर जाती है और उस वस्तु से टकरा के पुनः हमारी आँख पर आती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। हमारी आँख के देखने की क्षमता है निश्चित कि जहाँ तक हमारे आँख से जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से टकरा कर के और पुनः हमारी आँख में वापस आ जाएंगी, वो वस्तु हमें दिखाई देगी, और जो प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा कर के हमारी आँख में नहीं आ पाएंगी, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। सूर्य का प्रकाश सदैव, ये प्रकाश जो है वो सदैव सरल रेखा में गति करता है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो सदैव सरल रेखा में ही गमन करता है, परंतु जो किनारे होते हैं, आमतौर पर तो सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जाती हैं, लेकिन जो किनारा होता है प्रकाशिक परावर्तक सतहों का, किनारे में उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है कि वो एक अद्भुत गुण का प्रदर्शन करता है कि आमतौर पर वो सरल रेखीय गमन करता है, लेकिन किनारों में जो है वो उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो चूँकि सूर्य के प्रकाश के किनारों में मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, उसमें व्यतिकरण होने लगता है, ये इसकी एक अद्भुत घटना है। आमतौर पर सूर्य के प्रकाश के संबंध में समय समय पर विचार प्रस्तुत किए गए। सूर्य की किरणों के संबंध में सबसे पहला विचार सर आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया, और न्यूटन के सिद्धांत को कणिका सिद्धांत कहा गया। न्यूटन ने अपने विचार में बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कणिकाओं से मिलकर बना है। सूर्य उनका प्रकाश उन कणिकाओं के माध्यम से गमन करता है। ये सिद्धांत काफ़ी दिनों तक मान्य रहा, लेकिन ये कणिका सिद्धांत बहुत बार सूर्य के प्रकाश से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पाया। तो हाइगनबर्ग नाम के एक नए वैज्ञानिक आए और 1678 में उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रकाश के इस तरंग सिद्धांत में उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना किया, और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो कणिका नहीं बल्कि तरंगे हैं। तो अब यहाँ प्रकाश के न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था उसको स्वीकार करके और इनने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें ये माना गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कणिका सिद्धांत में माना गया कि वो कणों के रूप में चलता है, इसमें माना गया तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन ये सिद्धांत भी जल्द ही अमान्य घोषित कर दिया गया, और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को दिया। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है, और चूँकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है, इसलिए इसके चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता। और इस विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के रेखीय गमन, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि जैसी घटनाओं की व्याख्या की गई। क्योंकि कणिका सिद्धांत बहुत जगह है, बहुत सी प्रकाश के परावर्तन इत्यादि घटनाओं की व्याख्या कर सका, लेकिन बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया।
तब तरंग सिद्धांत की बात की गई और तरंग सिद्धांत ने भी प्रकाश की बहुत सारी समस्याओं को, उसकी समस्याओं की व्याख्या नहीं कर पाया। तब इस स्थिति में मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और फिर इसके बाद ये सिद्धांत भी बहुत सारी बहुत प्रकाश की किरणों से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जिनको ये सिद्धांत भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। तब ऐसे समय में एक नया सिद्धांत आया। कुछ समय तक ये माना गया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है, माने वो कणिका सिद्धांत का भी पालन करता है और तरंग सिद्धांत का भी पालन करता है। तो जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वो कणिका सिद्धांत के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ तरंग सिद्धांत के अनुसार अनुसरण करता है। इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहा गया। एक डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति या तरंग कण सिद्धांत, इसमें तरंग सिद्धांत भी शामिल है और कण सिद्धांत भी शामिल है, ये माना गया। इसके बाद प्रकाश का एक क्वांटम सिद्धांत आया जिसमें अब तक की जितनी मान्यताएं थी उन सभी मान्यताओं को उसमें रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें कहा गया कि प्रकाश न कण है न तरंग है बल्कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो ये जो प्रकाश है वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा या फोटान कहा जाता है। तो एक क्वांटा या फोटान के रूप में प्रकाश चलता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये प्रकाश इस सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि की व्याख्या की जा सकी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश एक बहुत ही हमारे संसार का एक बहुत ही अद्भुत वस्तु है जिसके बिना हम इस पृथ्वी में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्जा केवल सूर्य के पास है। सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा से सब पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। यहाँ जो कुछ भी है हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, वो सब प्रकाश से ही बना है, प्रकाश की ऊर्जा से ही बना है और प्रकाश की ऊर्जा से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पर दो बातें आती हैं इस प्रकृति के निर्माण में, एक शक्ति और दूसरी प्रकृति। तो जो शक्ति और प्रकृति ये प्रकाश से ही मिलती है। इस प्रकार से ये अध्याय 10 इस प्रकार से अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूर्ण होता है। इसमें कई वीडियो हैं जो कि क्रम से YouTube में अपलोड हैं। अध्याय 10 के पूरे अध्ययन के लिए 1 से लेकर और आज तक की समस्त वीडियो का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझने में बहुत बड़ी सुविधा होगी और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ